नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और इस समय का अपनी स्टडी में बेहतर रूप से प्रयोग कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि आगे आने वाले वर्ष जो हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतियोगिता छात्रों के बीच के संबंध में काफी कड़े रहने वाले हैं, क्योंकि जो फेज चल रहा है या फिर आगे जो फेज और आने वाला है उस फेज में जॉब सिक्योरिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक रहने वाला है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं एक लेक्चर आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो थोड़ा सा आने में उसको टाइम लगा, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। अब मैं आपके सामने नियमित रूप से जो भी हमारा सेशन चल रहा था एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उस सेशन को मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टर्म है, लास्ट क्लास में मैंने आपको पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है इसके बारे में बताया था कि इकोसिस्टम क्या होता है, और इकोसिस्टम से संबंधित जो भी चीजें थी वो हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। दोबारा मैं आपको एक बार आइडेंटिफाई कर देता हूं कि इकोसिस्टम जो है, जिसको हम बोलते हैं पारितंत्र, या फिर पारिस्थितिकी तंत्र भी बोलते हैं उसको। तो पारिस्थितिकी तंत्र में हम एक पर्टिकुलर एक ऐसे एरिया की बात करते हैं, एक ऐसे क्षेत्र की बात करते हैं जिस क्षेत्र में रहने वाली, चाहे वो पादप हों, चाहे वो प्लांट्स हों या फिर अन्य जीव हों, एनिमल्स हों, इंसेक्ट्स हों, वर्ड्स हों, ये सारी चीजें। तो एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी पादप हैं या जीव जंतु हैं वो आपस में अंतःक्रिया कैसे करते हैं, क्या सोर्स है उनकी ऊर्जा का, आपस में वो कैसे अंतर संबंधित हैं। ठीक है, तो उस अंतर संबंध का जो अध्ययन होता है उसको हम पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, वो क्षेत्र जहां पर ये हम ये बोल सकते हैं कि एक विशेष प्रकार का क्षेत्र, जिस क्षेत्र में पादप और जीव जंतु परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, उस विशेष क्षेत्र को हम बोलते हैं पारितंत्र। अब अगर मुझसे कोई ये पूछे कि पूरे पृथ्वी का पारितंत्र क्या समान है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक जनरल सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं कि मान के चलो आप कि कोई फिश है, मछली, वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब जलीय पारितंत्र में रहती है, किसी भी वाटर बॉडी में ही रहेगी वो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो पॉन्ड हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो ओशियन हो। अगर मैं यही बोलूं कि यही फिश किसी फॉरेस्ट एरिया में या फिर किसी डेजर्ट एरिया में सरवाइव कर पाएगी, तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि डेजर्ट या फॉरेस्ट की जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो लिविंग कंडीशंस हैं, वो फिश के लिए रिलायबल नहीं है, इसीलिए वो फिश का इकोसिस्टम नहीं होगा, मछली का वो पारितंत्र नहीं होगा। अब अगर मैं यही बात करूं कि एलिफेंट है, एलिफेंट को अगर मैं ओशियन या फिर सी या फिर मैं अगर ऑल ओवर बोलूं तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या एलिफेंट सरवाइव कर पाएगा? क्या कोई डेजर्ट का जीव वाटर में जाके सरवाइव कर पाएगा?
या फिर कोई वाटर का जीव जंतु या पादप डेजर्ट में जाके सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो पारितंत्र हम कह सकते हैं कि एक ऐसा विशेषीकृत क्षेत्र है जिसमें जीव जंतु और पादप परस्पर क्या करते हैं? अंतः क्रिया करते हैं। एक ऐसा क्षेत्र होता है। अब अगर हम पारितंत्र की बात करें तो पारितंत्र को हमने दो भागों में डिवाइड किया। इकोसिस्टम, अगर हम फर्स्ट इकोसिस्टम के टाइप की बात करेंगे तो फर्स्ट इकोसिस्टम के टाइप में जैसे की जो हेडिंग है हमारा कि पारितंत्र के प्रकार, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। अब पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है बेसिकली वो, अगर मैं उसके साइज की बात करूं तो एक छोटे तालाब से लेके एक बड़े फॉरेस्ट तक या फिर एक समुद्र तक हो सकता है। ठीक है, एक वृक्ष भी ऐसा है जो एक पारितंत्र को क्रिएट कर सकता है। वृक्षों का एक समूह, फॉरेस्ट भी क्या है? एक पारितंत्र को दर्शाता है। छोटा सा एक तालाब, ये भी एक स्पेसिफिक पारितंत्र को दर्शाता है। नदी भी एक स्पेसिफिक पारितंत्र को दर्शाएगी। समुद्र ये भी क्या करेगा? एक स्पेसिफिक पारितंत्र को दर्शाएगा। तो पारितंत्र का आकार कोई निश्चित नहीं है। पारितंत्र कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम ग्लोबल एस्पेक्ट में बात करें तो ग्लोबल एस्पेक्ट में ये जो बायोस्फीयर है, जो भी जैव मंडल है, उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक वैश्विक पारितंत्र है। और इस वैश्विक पारितंत्र में बहुत सारे छोटे छोटे पारितंत्र हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। अब अगर आप पूरे जैव मंडल की बात करो तो पूरे जैव मंडल में पारितंत्रों के तो दो ही रूप होंगे। पूरे जैव मंडल में पारितंत्रों के तो दो ही रूप होंगे। ठीक है, या तो आपको मिलेगा लैंड एरिया देखने को, लैंड एरिया मतलब या तो आपको स्थल मिलेगा, और ये आपको क्या मिलेगा? वाटर बॉडी मिलेगी, जल क्षेत्र मिलेंगे, एक्वेटिक रीजन मिलेंगे। ये तो इन्हीं दो संदर्भों में जो पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है जिसको बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब हो जाएगा स्थलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र। ठीक है, अब अगर आप स्थलीय पारितंत्र की बात करोगे तो जितने भी स्थलीय क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत आने वाले जो जो छोटे छोटे एरियाज हैं जहां पर स्पेसिफिक टाइप के पादप, जीव जंतु लाइफ के सर्वाइवल के लिए इंटरकनेक्टेड रहते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या करेंगे? शामिल करेंगे। अब अगर आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के डेफिनेशन की ओर जाओगे कि क्या है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हम ये बोल सकते हैं कि जो स्थलीय भाग हैं, जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है, या जितने भी भूभागीय संरचना है, वो सारी भूभागीय संरचना किसके अंतर्गत आते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं, स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम डिफरेंसेस की ओर जाएं या फिर आपसे कोई पूछे
कि स्थलीय पारितंत्र जलीय पारितंत्र से कैसे अलग है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र के बीच अंतर क्या है। अब स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र के बीच अंतर जो है वो केवल और केवल एक ही पर्टिकुलर टर्म का है। स्थलीय पारितंत्र में वाटर जो है उसकी प्रेजेंस थोड़ी सी क्या होती है, एक्वेटिक की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में वाटर जो होता है उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी उपलब्धता लिमिटेड होती है। ठीक है, हम ये अगर एक बेसिक अंतर बात करेंगे तो स्थलीय पारितंत्र में जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता क्या होगी, जलीय पारितंत्र की अपेक्षा काफी कम होगी। सेकेंड टर्म है हमारे। थर्ड टर्म की ओर अगर आप चलोगे तो थर्ड टर्म में दिया है another factor is the better availability of the light in these ecosystems as the environment is a lot cleaner inland than it is in water। स्थलीय पारितंत्र की अपेक्षा जो जलीय पारितंत्र है वहां पर प्रकाश की जो उपलब्धता है वो थोड़ी कैसे होगी, कम होगी। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि स्थलीय पारितंत्र में प्रकाश की अधिकता होगी, किसके अपेक्षा, जलीय पारितंत्र की अपेक्षा। ठीक है, तो दूसरा कौन सा फैक्टर होगा, प्रकाश की उपलब्धता, प्रकाश की उपलब्धता। अगर हम नेक्स्ट टर्म की ओर जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म है द मेन टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स आर, मतलब कि स्थलीय क्षेत्र में या भूभाग जो है उस क्षेत्र में कौन कौन से टाइप के इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं टेरेस्ट्रियल स्थलीय क्षेत्र में। तो इस स्थल में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस स्थल में आपको फॉरेस्ट रीजन देखने को मिलेंगे, वन क्षेत्र देखने को मिलेंगे। स्थलीय क्षेत्र में आपको मरुस्थल देखने को मिलेंगे। मरुस्थल भी किसका पार्ट है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का ही पार्ट है। आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे, घास स्थल मिलेंगे आपको। घास स्थल भी किसका एग्जाम्पल है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल। और पर्वत, पर्वत भी किसका एग्जाम्पल है, स्थलीय पारितंत्र का एग्जाम्पल। ये एक टर्म है। दोबारा इसको अगर मैं रिवाइज करूं तो पारितंत्र जो है, पारितंत्र का कोई साइज नहीं होता। पारितंत्र एक छोटे तालाब से लेके एक बड़े वन या फिर एक समुद्र या महासागर, सागर के भी आकार का हो सकता है। तो एक बेसिक टर्म यहां पर यह है कि इकोसिस्टम का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता। एक छोटे से तालाब को भी हम पारितंत्र बोल सकते हैं, एक बड़े समुद्र को भी हम क्या बोल सकते हैं, पारितंत्र बोल सकते हैं। अब जो पारितंत्र का अध्ययन करने वाले लोग हैं वो क्या मानते हैं कि जो पूरा का पूरा जैव मंडल है, जैव मंडल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जैव मंडल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसे हम जैव मंडल बोलते हैं। और जैव मंडल के अंतर्गत एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल और लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, ये तीनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो वायुमंडल का पूरा भाग जैव मंडल नहीं होगा,
बट वायुमंडल में वहां तक जहां तक लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट इज द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। तो हम ये बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा जैव मंडल जो है वो एक वैश्विक पारितंत्र है, जिसके अंतर्गत छोटे छोटे क्या आते हैं, पारितंत्र आते हैं। अब पारितंत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तो स्थलीय पारितंत्र हो गया और एक जलीय पारितंत्र हो गया। ठीक है, अब स्थलीय पारितंत्र में जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, भूभागीय क्षेत्र हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ जाएंगे, स्थलीय पारितंत्र में आ जाएंगे। इसमें टर्म ये भी था कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वो एक्वेटिक यानी जलीय पारितंत्र से कैसे भिन्न है। तो उसमें टर्म ये है कि स्थलीय पारितंत्र में जल की उपलब्धता जलीय पारितंत्र की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। दूसरा फैक्टर यह है कि प्रकाश की उपलब्धता भी स्थलीय पारितंत्र में अधिक है और जलीय पारितंत्र में कम है उसकी अपेक्षा। ठीक है, प्रकाश की उपलब्धता की बात होगी। और अगर हम इकोसिस्टम्स की बात करें कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में कौन कौन से मेन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं, तो वो वन है, मरुस्थल है, घास स्थल है या फिर पर्वत क्षेत्र। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगा यहां तक। अब चलते हैं आगे इकोसिस्टम की ओर। सेकेंड जो इकोसिस्टम का टाइप है वो है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र जलीय पारितंत्र अब अगर हम जलीय पारितंत्र की बात करें तो जलीय पारितंत्र के अंतर्गत एक टर्म को आप रेटिफाई करो कि जलीय पारितंत्र जो है वो कैसे अलग है, किससे, स्थलीय पारितंत्र से। एक जगह है तालाब, एक जगह है वन। आप बोल दोगे कि वन जो है वो स्थलीय पारितंत्र का एग्जाम्पल है और तालाब जो है वो किसका एग्जाम्पल है, जलीय पारितंत्र। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं मैं कि एक ऐसा पारितंत्र जो किसी वाटर बॉडी से, जल क्षेत्र से, जलीय निकाय से संबंधित है, उसको हम क्या बोलेंगे, जलीय पारितंत्र बोलेंगे। मतलब इसका कि जलीय निकाय से संबंध रखने वाला कोई भी पारितंत्र जलीय पारितंत्र कहलाता है। जलीय निकाय, जलीय निकाय से संबंध रखने वाला कोई भी पारितंत्र जलीय पारितंत्र कहलाएगा। नेक्स्ट टर्म इसमें क्या है कि जो पारितंत्र है, जलीय पारितंत्र, उनके दो टाइप हैं। क्योंकि आप वाटर को भी देखोगे तो वाटर के भी आपको दो टाइप मिलेंगे। एक जगह हो जाएगा फ्रेश वाटर और एक जगह हो जाएगा सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर, ठीक है, या मरीन वाटर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोल दो फ्रेश वाटर ताजा जल, सॉल्ट वाटर क्या हो गया, लवणीय जल हो गया। तो जल में दो, अगर मैं बात करूं कि नदी का जल कैसा होगा, फ्रेश वाटर होगा। समुद्र का जल कैसा होगा, सॉल्ट वाटर होगा। तो रिवर में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, और सी में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, वो दोनों वाटर की सैलिनिटी के हिसाब से भी अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो दो टाइप का होता है। पहला फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और दूसरा मरीन वाटर इकोसिस्टम, या फिर ये बोल सकते हैं कि फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम, या फिर दूसरा मरीन वाटर
एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, अब फ्रेश वाटर में अगर आप रखेंगे तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में रिवर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का पार्ट हो जाएगी, पॉन्ड भी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स में ही आएगा, सॉल्ट वाटर में सी हो गया, ओशियन हो गया, कुछ लेक्स होती हैं वो फ्रेश वाटर भी होती हैं और सॉल्ट वाटर भी होती है, तो स्पेसिफिक नहीं है कि लेक्स किस टाइप के इकोसिस्टम में आएंगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि लेक्स जो हैं, झीलें जो हैं, वो फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों ही इकोसिस्टम में क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम, जो फंक्शन है इकोसिस्टम का वो क्या है। ठीक है, इकोसिस्टम में कैसे जीव जंतु पेड़ पौधे एक विशेष क्षेत्र में क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो उसके पीछे के रीजन की ओर अगर आप चलोगे तो इकोसिस्टम की क्रिया विधि या कार्य विधि, कैसे फंक्शन करता है इकोसिस्टम, कैसे जीव जंतु और पादप वहां पे सरवाइव करते हैं, उसके लिए हमें इकोसिस्टम का पूरा एनर्जी फ्लो जो है इकोसिस्टम में वो समझना पड़ेगा कि एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी जीव जंतु की या फिर पेड़ पौधे की। ठीक है, या इसको हेडिंग से स्टार्ट करेंगे कि पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह। ठीक है, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे हो। अब पारितंत्र में ऊर्जा के प्रभाव को अगर हम देखें तो अर्थ को अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर वाइज, तो पृथ्वी पर तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, पृथ्वी पर तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, सन। और या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि पूरे अर्थ पे जो भी इकोसिस्टम्स में जितने भी, उन सभी इकोसिस्टम्स के लिए एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि एनर्जी का जो एब्सोल्यूट सोर्स है वो क्या है, सूर्य है। ठीक है, और सूर्य से आने वाला जो रेडिएशन है, विकिरण है, उसका 50% से भी कम जो रेडिएशन है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, पीएआर। और पीएआर जो है वो क्या है, अगर हम पीएआर की स्पेक्ट्रल रेंज की बात करें तो वो स्पेक्ट्रल रेंज जो है वो 400 से 700 नैनोमीटर की बीच होती है। और इसी रेडिएशन के रिगार्डिंग ही जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, प्रकाश संश्लेषित जीवधारी हैं, वो क्या करते हैं, इसी रेडिएशन का यूज प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। ठीक है, आप बात समझ पा रहे होंगे मेरी। प्रकाश संश्लेषण हम लोग पढ़ते हैं 6th क्लास में, 5th क्लास में, बहुत ही सिंपल चीज है। आगे मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा कि कैसे एनर्जी फ्लो होता है। अभी अब एक बेसिक टर्म्स को आप क्या करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो मेरे साथ में। सेकेंड टर्म्स में यह है कि प्लांट्स जो हैं वो पीएआर का मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का केवल और केवल 2 से 10% ही क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। और यही जो 2 से 10% है जिसको प्लांट्स ने कैप्चर किया, यही स्मॉल अमाउंट एनर्जी का पूरे लिविंग वर्ल्ड को क्या करता है, सस्टेन करता है, उसको चलाता है, उसकी ऊर्जा की आवश्यकता को क्या करता है, पूरा करता है। आगे इसमें है कि द
energy of sunlight fixed in food production by green plants is passed through the ecosystem by food chains and webs from one trophic level to next trophic level. मतलब क्या हुआ इसका कि सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली जो ऊर्जा है वो ऊर्जा हरे पेड़ पौधों को भोजन के उत्पादन में क्या करती है, सहायता करती है। और ये जो भोजन का उत्पादन करते हैं तो भोजन का उत्पादन वही ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, तो उस ऊर्जा की प्राप्ति के द्वारा ही, उस ऊर्जा की सस्टेनेबिलिटी के कारण ही, उस एनर्जी के प्रोडक्शन के कारण ही इकोसिस्टम्स में खाद्य श्रृंखलाएं जो होती हैं या खाद्य जाल जो होते हैं उनके द्वारा ऊर्जा एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर तक क्या करती है, जाती है। ठीक है, मान के आप चलोगे, अगर मैं बोलूं कि ये प्लांट है, इस प्लांट से एनर्जी जाएगी डियर की ओर और डियर से किधर, किसकी ओर चलेगी, लाइन की ओर चलेगी। तो ये बोल सकते हैं ना कि एक ट्रॉफिक लेवल 1 से ऊर्जा कहां जा रही है, सेकेंड लेवल, और फिर ऊर्जा कहां जा रही है, थर्ड लेवल। अब ये तो हो गया प्रोड्यूसर, इसने एनर्जी कहां से पाई, तो इसे ऊर्जा मिली किससे, इसने, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं प्लांट, ग्रीन प्लांट, तो ये क्या करेंगे, सोलर रेडिएशन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ एनर्जी को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, और यही एनर्जी ये आगे वाले ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट वाला ट्रॉफिक लेवल अप टू नेक्स्ट वाले को क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और यही ऊर्जा का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह की ओर क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। आपको यह भी ध्यान रखना है कि पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, जो एनर्जी का फ्लो होता है, वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब हो गया ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक रेखीय होता है। और एक रेखीय किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं, एक रेखीय होता है हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर ही ऊर्जा जाएगी, उत्पादक से किसकी ओर, उपभोक्ता की ओर ही ऊर्जा जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी कहां से कहां फ्लो कर रही है, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर जा रही है। कभी भी उपभोक्ता से उत्पादक की ओर ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। समझ पा रहे होंगे आप लोग बात। ठीक है, मतलब आप याद रखेंगे कि पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो प्रवाह एक रेखीय होता है। एक रेखीय का मतलब हो गया एक रेखा में चलने वाला, रिवर्स ना चलने वाला। और वो एक रेखीय प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर होगा, तो वो एक रेखीय प्रवाह उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग बात। चलते हम नेक्स्ट टर्म की ओर। ठीक है, अगला जो टर्म है आप उसको देखने की कोशिश करो। एक फिगर है, उस फिगर को अगर आप रेटिफाई करोगे तो आपको थोड़ी चीजें क्लियर होंगी बेटर तरीके से। ठीक है, ये हम किसी इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं कि कोई भी, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एग्जांपल है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को आप देखोगे तो सबसे पहले जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, वो प्राइमरी सोर्स क्या है एनर्जी का, एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है सन, सूर्य पृथ्वी पर। और सन के द्वारा
जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन की हेल्प से प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। और प्लांट्स के द्वारा एनर्जी को प्रोड्यूस करना, वो सेल्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ये दोनों कंपोनेंट जरूरी, और सॉइल के कंपोनेंट जरूरी। तो इस पूरी घटना को कि प्लांट्स के द्वारा सोलर रेडिएशन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से जो एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में। अब इस पहले वाले फैक्टर के ऊपर अगर हम जाएं तो पहला वाला फैक्टर ही जो है इकोसिस्टम में, उसको बोला जाता है क्या, उत्पादक। तो प्लांट्स यहां पर क्या हो जाएंगे, प्लांट्स यहां पर हो जाएंगे प्रोड्यूसर, और इसको हम बोल सकते हैं ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, पहला पोषण स्तर है। अब इस प्लांट को कंज्यूम किया किसने, हर्बीवोर, कोई शाक पक्षी हो गया, ठीक है, कोई भी शाक पक्षी, कोई किसी पर्टिकुलर जीव की ओर मत जाओ, कोई भी शाक पक्षी जो प्लांट्स पे डिपेंड रहता है, ठीक है, तो उसने प्लांट्स को कंज्यूम किया, तो प्लांट से उसको क्या मिली, एनर्जी मिली, और इसी एनर्जी को इसने आगे क्या किया, ट्रांसफर कर दिया कार्निवोर को। मतलब कार्निवोर ने क्या किया, हर्बीवोर को से एनर्जी कंज्यूम कर ली, हर्बीवोर ने क्या किया, प्रोड्यूसर से एनर्जी कंज्यूम कर ली। तो एनर्जी कहां से कहां जा रही है, एनर्जी यहां से यहां जा रही है, प्लांट से हर्बीवोर में, हर्बीवोर से कार्निवोर में। ठीक है, ये नहीं हो सकता कभी कि प्लांट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो हर्बीवोर पे डिपेंड हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली, आप खुद ही सोचो। ठीक है, और बाकी आप लोग समझते हैं कि प्लांट्स से जो लीव्स वगैरह गिरती हैं वो भी क्या होती हैं, डिके, या फिर डेड पार्टिकल्स इसको बोलते हैं लोग, या फिर कार्निवोर को मान लो या फिर हर्बीवोर को मान लो, ये भी क्या करते हैं, वेस्ट निकालते हैं, और इसी वेस्ट को डिकम्पोज करने वाले जो जीव होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर्स बोलेंगे, अपघटक बोलेंगे, अपघटक। अब ये भी बोल सकता हूं कि जो डिके प्लांट्स या एनिमल्स हैं उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले जीव क्या हो जाएंगे, डिकम्पोजर हो जाएंगे। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को अगर आप आगे सस्टेन करो कि ऊर्जा जो है वो कहां से कहां जा रही है, ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की ओर जा रही है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की ओर जा रही है ऊर्जा। ठीक है, और एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की ओर ऊर्जा का जाना वो भी क्या है, ये भी एक नेचुरल चेन, बिकॉज डिपेंडेंसी क्या है, वो भी प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसमें टर्म मैंने लिखा है कि द ऑर्गेनाइजेशन एंड पैटर्न ऑफ फीडिंग इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज द ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, कि किसी भी पारितंत्र में जो भी एनर्जी की कंजम्पशन का पैटर्न होता है या उसका जो संगठन होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, पोषण संरचना। मतलब एक जीव अपने पोषण के लिए किस पर डिपेंड कर रहा है, दूसरे पर। इससे इसकी डिपेंडेंसी इस पे है, मतलब इस हर्बीवोर की डिपेंडेंसी किस पर है, प्लांट। इस कार्निवोर की डिपेंडेंसी किस पर है, हर्बीवोर।
और इस डिकम्पोजर्स की डिपेंडेंसी किस पर है, इनके डीके। ठीक है, ये चीज। और जो ट्रॉफिक लेवल है, मतलब एक, जैसे मैं अगर इसको बोलूं कि ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल हो गया, और ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण की ओर ऊर्जा जा रही है। नेक्स्ट इसमें है कि द लेवल्स थ्रू विच फूड एनर्जी पासिस फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द अदर ग्रुप आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। मतलब ट्रॉफिक लेवल का क्या हो गया यहाँ पे कि पोषण स्तर क्या होता है, पोषण स्तर क्या होता है। तो पोषण स्तर क्या होगा कि जीवधारियों के एक समूह से दूसरे समूह की ओर ऊर्जा का प्रवाह होना क्या कहलाएगा, पोषण स्तर कहलाएगा। ये जो भी हर्बीवोर हैं, हर्बीवोर ग्रुप के जीवधारी हैं, उनसे फूड या एनर्जी कौन कंज्यूम कर रहा है, कार्निवोर ग्रुप के जो भी जीवधारी हैं। ठीक है, या फिर मैं ये बोलूं कि प्लांट्स जो है, पादप समूह जो है, उनसे एनर्जी कंज्यूम कौन कर रहा है, हर्बीवोर ग्रुप के जितने भी जीवधारी हैं वो सारे के सारे। तो हम ये बोलेंगे कि एक समूह से दूसरे समूह की ओर ऊर्जा का जो स्थानांतरण होगा, ऊर्जा का जो प्रवाह होगा, उसको हम बोलेंगे पोषण स्तर। मतलब एक जगह से दूसरी जगह की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब अगर आप देखोगे कि किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह या फिर पोषण स्तर को अगर आप रिकॉग्नाइज करो, तो यहां पर आपको एक दो चीज देखने को मिलेगी। जैसे आप देखो, ये पर्टिकुलर एक फिगर है, और इस फिगर को अगर आप अच्छे से रीड करोगे तो इस फिगर में आप एनालाइज कर पाओगे कि एनर्जी का फ्लो प्रोड्यूसर से किधर जा रहा है, कंज्यूमर की ओर जा रहा है, और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर, मतलब जिस भी ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल की ओर एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है, तो वो फ्लो सेम नहीं है। हर ट्रॉफिक लेवल तक जाने पर ऊर्जा का कहीं ना कहीं ऊर्जा की क्या हो रही है, क्षति हो रही है, जिसे हीट लॉस कहा जाता है। क्योंकि ऊर्जा किस अवस्था में होती है, हीट की फॉर्म में होगी। ठीक है, अब एक मोटी मोटी बात आप समझो, मान लो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधों, पादप को अगर मैं बोलूं उत्पादकों ने 10 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रोड्यूस की, तो ये ट्रॉफिक लेवल 1 है ना। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर ऊर्जा की मात्रा कितनी है, 10,000 किलो कैलोरी। अब इस फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी ट्रांसफर होगी कहां पे, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, मतलब हर्बीवोर्स। अब हर्बीवोर्स क्या करेंगे कि 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी है किसके पास, प्रोड्यूसर के पास, और इस 10,000 किलो कैलोरी का केवल 10% ही किसके पास जाएगी, इस हर्बीवोर के पास जाएगी, जिसको हम बोलते हैं 10% लॉ, 10% का नियम। और ये 10% का नियम क्या है, आप इसको दोबारा से सुनो, अच्छे से सुनो, कि प्रत्येक किसी भी पारितंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर की ओर ऊर्जा का प्रवाह जो होता है, तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण की स्तर की ओर जब ऊर्जा का प्रवाह होगा, तो हर पोषण स्तर पे 10% एनर्जी ही पहुंचेगी, बाकी 90% एनर्जी उस पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल की मेटाबॉलिक
जो एक्टिविटी है, जैविक क्रियाएं जो हैं, उनमें क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। भाई प्लांट्स के पास 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी थी, इस 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी में इन्होंने इस 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी का 90% अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में खर्च कर दिए, रेस्पिरेशन में और भी बहुत सारी चीजें, और बाकी इस 10,000 किलो कैलोरी का 10% इन्होंने हर्बीवोर को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, या हर्बीवोर ने इसे कंज्यूम कर दिया। अब अगर हम बढ़ेंगे थर्ड ट्रॉफिक लेवल की ओर, तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल कहां जाएगा, वो जाएगा कार्निवोर की तरफ। अब रैबिट को कितना एनर्जी मिला प्रोड्यूसर से, 1000 किलो कैलोरी, जो कि 10,000 का कितना परसेंट है, 10%। अब जब रैबिट से स्नेक की एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो 1000 किलो कैलोरी है रैबिट के पास, उस 10,000 को भूल जाओ, अब 1000 पे आप फोकस करो। तो ये रैबिट भी क्या करेगा, अगले वाले ट्रॉफिक लेवल को 10% एनर्जी ही ट्रांसफर करेगा, या फिर अगले वाले ट्रॉफिक लेवल को 10% ही एनर्जी मिलेगी, किसकी, इस रैबिट के पास जो भी एनर्जी है उसकी। तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 किलो कैलोरी। प्रोड्यूसर्स के पास 10,000, प्रोड्यूसर्स से मिली रैबिट को इस 10,000 का 10%, और बाकी 90% प्रोड्यूसर्स ने अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में खर्च कर दी। अब इस रैबिट से स्नेक को जो एनर्जी मिली, तो रैबिट के पास कितना एनर्जी थी, 1000 किलो कैलोरी। तो रैबिट ने 1000 किलो कैलोरी का 90% अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में खर्च कर दिया, और बाकी बचा जो 10% वो अगले ट्रॉफिक लेवल, मतलब स्नेक को क्या कर दिया, उसने ट्रांसफर कर दिया। और अगर हम इससे ऊपर जाएंगे, ठीक है, ये तो थर्ड हो जाएगा। अगर हम इससे ऊपर जाएंगे तो टॉप कार्निवोर जो है ईगल, उसको स्नेक से कितना एनर्जी मिलेगा, तो स्नेक के पास तो 100 किलो कैलोरी है, तो स्नेक जो है वो 100 किलो कैलोरी का 90% अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में खर्च कर लेगा, और बाकी बचा जो 10% वो ईगल को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। यही एनर्जी का क्या है, फ्लो है। तो यहां पर आप इस पर्टिकुलर सिनॉप्स को समझो कि 10% का नियम ये कहता है, अगर हम किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की बात करें, तो किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक पोषण स्तर से, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पोषण स्तर, मतलब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल की ओर जब ऊर्जा का प्रवाह होगा, तो उस फर्स्ट वाले ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट वाले ट्रॉफिक लेवल को केवल और केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी, बाकी 90% एनर्जी वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाला अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में क्या करेगा, उसको कंज्यूम करेगा। और सेकेंड ट्रॉफिक लेवल वाला नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाले को भी 10% ही एनर्जी ट्रांसफर करेगा, बाकी 90% एनर्जी वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में क्या कर लेगा, खर्च कर लेगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे चीजों को, ठीक है। ये 10% का नियम है, और यही क्या है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़े तो नेक्स्ट टर्म जो है वो है फूड चेन के टाइप, सॉरी नेक्स्ट टर्म जो है वो हम देखेंगे उसको कि फूड चेन क्या है, ठीक है। फूड चेन क्या है, पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की हमने बात कर ली, और हम फूड चेन की ओर देखेंगे। ठीक है, फूड चेन। फूड चेन का मतलब हो गया
खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन में आप देखोगे कि कैसे किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर स्टेप से दूसरे पर्टिकुलर स्टेप की ओर एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी। तो खाद्य श्रृंखला है क्या बेसिकली? तो खाद्य श्रृंखला को अगर हम देखें तो इसकी बेसिक डेफिनेशन की ओर अगर आप लोग जाओगे तो द चेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी इन द इकोसिस्टम फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अनदर ग्रुप थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेप्स और लेवल्स इज कॉल्ड फूड चेन। मतलब यहां पर क्या होगा इसका कि किसी भी पारतंत्र में जो फूड एनर्जी है उसका स्थानांतरण या फिर स्थानांतरण का जो श्रृंखला है पूरी एक जीवधारी के समूह से दूसरे जीवधारियों के समूह में और स्टेप बाय स्टेप उसको हम क्या बोलेंगे? खाद्य श्रृंखला बोलेंगे। ठीक है। और खाद्य श्रृंखला जो है उसके दो प्रकार हमें पढ़ना है खाद्य श्रृंखला के, उसको हम देख लेते हैं कि खाद्य श्रृंखला को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब कैसे ऊर्जा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। तो अब देखो कि खाद्य श्रृंखला जो है फर्स्ट दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं बेसिकली। कहीं कहीं पैरासिटिक फूड चेन परजीवी खाद्य श्रृंखला को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, बट वो एडवांस लेवल पर अगर हम लोग जाएंगे और अगर हम साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं तो उस समय हम पैरासिटिक फूड चेन जो है परजीवी खाद्य श्रृंखला उसको कंसिडर कर सकते हैं। बट बेसिक एनवायरनमेंट के जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, उसमें हम दो ही टाइप की फूड चेन को कंसीडर करते हैं। पहली फूड चेन है जिसको मैंने बोला है ग्रेजिंग फूड चेन, और ग्रेजिंग फूड चेन को आप हिंदी में अजीबोगरीब नाम है इसका, चराई या फिर चारण खाद्य श्रृंखला आप कह सकते हैं इसको, चारण खाद्य चारण खाद्य श्रृंखला। ओके, देखते हैं उसको। ग्रेजिंग फूड चेन में हमेशा जो फर्स्ट लेवल होगा, फर्स्ट लेवल का मतलब पहला ट्रॉफिक लेवल, या जिसका जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट पॉइंटर जो है उसका, वो हमेशा प्लांट से शुरू होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द बेसिक फीचर ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन, मतलब चारण खाद्य श्रृंखला या चराई खाद्य श्रृंखला जो है उसकी मूलभूत विशेषता क्या है, ठीक है, तो उसकी मूलभूत विशेषता आप बता पाओगे कि ग्रेजिंग फूड चेन में या ग्रेजिंग फूड चेन हमेशा कहां से स्टार्ट होगी, किससे स्टार्ट होगी, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी। ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विद प्लांट्स दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। चारण या चराई खाद्य श्रृंखला हमेशा उत्पादक से प्रारंभ होती है या फिर पादप से प्रारंभ होती है, और अंत तो सबका किससे होना है, कंज्यूमर से ही होना है। ठीक, अब इसमें आप देखो कि जो एनर्जी का लॉस है, जो मैंने 10% आपको लॉ बताया था उसमें, तो देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल विच मे बी थ्रू रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड और डिकम्पोजिशन। मतलब मैंने आपको बताया कि ऊर्जा का जो क्षरण होगा, ठीक है, ऊर्जा का जो लॉस होगा, उस ऊर्जा की हानि जो होगी, वो हानि प्रत्येक पोषण स्तर पर होगी,
मतलब ये आप देखो, ये कॉर्न है, कॉर्न से रेड की ओर जाएगा, रेड से आउल की ओर जाएगा, तो एक पोषण स्तर से ऊर्जा जब दूसरे पोषण स्तर की ओर जाएगी तो हर पोषण स्तर पे 90% जो ऊर्जा है वो क्या होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक जैविक क्रियाएं, ठीक है। जैविक क्रियाओं में क्या है, श्वसन हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, डिकम्पोजिशन वगैरह जो होता है, ठीक है, उनमें क्या हो जाता है, ऊर्जा खर्च हो जाती है वो 90%। और अगले पोषण स्तर की ओर कितने परसेंट ऊर्जा जाएगी, केवल 10%, ठीक है। अब इसमें बोलूं कि कुछ जगह ये भी आता है, पूछा भी जाता है कि हाउ मेनी स्टेप्स कैन बी कंसिडर इन ग्रेजिंग फूड चेन, कि जो चराई या चारण खाद्य श्रृंखला है उसमें कितने स्टेप, कितने पद, कितने चरण जो हैं उनको क्या किया जा सकता है, कंसिडर किया जा सकता है। तो मैं तो ये भी बोल सकता हूं कि मिनिमम 2 स्टेप जरूर होंगे और मैक्सिमम स्टेप हो सकते हैं 4, 5, 6 जो भी एंड सो। जैसे मैं अगर बोलूं, अब एक पर्टिकुलर टर्म की ओर जाओ, इस फिगर की ओर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। मैंने हर स्टेप को यहां पे रख दिया है। पहला जो टर्म है उसकी ओर आप देखोगे तो पहला टर्म में क्या है, 3 स्टेप है, 1, 2, 3। एनर्जी कौन से किस में जा रही है, रेड में, और रेड से किधर जा रही है, आउल में। सेकंड जो फिगर है उसमें कितने स्टेप हैं, 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट लेवल पे कैरेट हो गया, सेकंड लेवल पे रैबिट हो गया, थर्ड लेवल पे फॉक्स हो गया, फोर्थ लेवल पे क्या हो गया, लाइन हो गया। लाइन पे जाके जो फूड चेन है वो क्या होगी, फिनिश होगी। 5 स्टेप फूड चेन बेस में 1, 2, 3, 4 एंड 5। लेकिन अगर आप इन तीनों के तीनों फूड चेन्स में कॉमन एलिमेंट देखोगे तो वो कॉमन एलिमेंट क्या है, वो कॉमन एलिमेंट है ये, मतलब जो कि ग्रेजिंग फूड चेन की बेसिक नेसेसिटी है, वो क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विद प्लांट्स विच आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। कि जो चारण खाद्य श्रृंखला है, चराई खाद्य श्रृंखला है, वो हमेशा पादप से प्रारंभ होती है और इन्हीं पादपों को कहा जाता है क्या, उत्पादक। तो फर्स्ट स्टेप कॉमन है इन तीनों में, इसीलिए इन तीनों को हम क्या बोलेंगे, ग्रेजिंग फूड चेन बोलेंगे। अब उसमें 3 है, एक में 4 है, एक में 5 है। मैं 1 वाला भी दिखा देता हूं आपको। मान लो कोई प्लांट है, उसको कंज्यूम कर लिया किसके द्वारा, एलिफेंट के द्वारा। तो ये प्रोड्यूसर हो गए, ये कंज्यूमर हो गए, फूड चेन यहीं पर क्या होगी, फिनिश होगी। तो कितने स्टेप हो गए इसमें, तो किसी भी ग्रेजिंग फूड चेन में मिनिमम 2 स्टेप होंगे और मैक्सिमम कितने भी स्टेप हो सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट द बेसिक कॉमन एलिमेंट इन ऑल ग्रेजिंग फूड चेन इज प्लांट्स विच आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ओके, आप समझ पाए होंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेजिंग फूड चेन, तो आप इजीली उसको कंसीडर कर सकते हो। Grazing food chain always starts with green plants and grazing food chain can be considered minimum 2 step, ठीक है, कम से कम 2 स्टेप होंगे चारण खाद्य श्रृंखला, ठीक है। और चारण खाद्य श्रृंखला हमेशा किससे शुरू होगी, पादप से शुरू। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड फूड चेन की बात करते हैं। और सेकेंड फूड चेन क्या है, सेकेंड फूड चेन का नाम है डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन। और अगर मैं डेट्रिटस फूड चेन की बात करूं तो डेट्रिटस फूड चेन को बोला जाता है मृत जीवी
खाद्य श्रृंखला, ठीक है। डेट्रीबोर्स जो अपघटक वगैरह जिसको आप बेसिकली जो डिकम्पोजर होते हैं वो जिससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उनको। तो डेट्रिटस को आप रखो मृतजीवी, ठीक है। मृतजीवी खाद्य श्रृंखला को हम कंसिडर करेंगे इसमें। इस खाद्य श्रृंखला की विशेषता क्या है, कैसे अलग है ये ग्रेजिंग फूड चेन से, तो उसमें आप देखोगे दिस टाइप ऑफ फूड चेन goes from dead organic matter into microorganism and then to organism feeding on detritus and their predators. Such ecosystems are thus less dependent on direct solar energy, and these depend chiefly on the influx of organic matter produced in another system. ठीक है। आप यहां पर याद रखेंगे कि जो मृतजीवी खाद्य श्रृंखला है वो हमेशा किससे शुरू होगी, डेड या डिके ऑर्गेनिक मैटर से, और वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो प्लांट से भी रिलेट कर सकता है और एनिमल से भी रिलेट कर सकता है, ठीक है। तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होगा हमेशा डेट्रिटस फूड चेन। अब इस डेड ऑर्गेनिक, मान लो कोई भी प्लांट है उससे वो प्लांट जो है वो डेड हो जाए या उससे पत्तियां गिर जाएं, वो भी डेड ही कहलाएंगी, ठीक है। बाद में वो फॉसिल के फॉर्म में आ जाएंगी, जीवाश्म की फॉर्म में आ जाएंगी, या फिर कोई एनिमल है वो डेड हो जाए उसका भी डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो वो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उससे स्टार्ट होगा हमेशा डेट्रिटस फूड चेन, और उस डेड ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोजिशन करेगा, ठीक है, वो होगा सेकेंड एलिमेंट, और उस डिकम्पोजिशन करने वाले डिकम्पोजर जो है उसको जो कंज्यूम करेगा वो आ जाएगा कहां पे, थर्ड स्टेप, ठीक है। ये बेसिकली एक टर्म है इसमें। मृत कार्बनिक घटक से प्रारंभ होती है मृतजीवी खाद्य श्रृंखला, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा का मतलब उसमें अगर हम ग्रेजिंग फूड चेन की ओर जाओ तो आप इसमें इजीली बोल सकते हो कि ग्रेजिंग फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर यानी प्लांट से शुरू होगी और डेट्रिटस फूड चेन हमेशा डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होगी, दैट्स ऑल। इसमें एक टर्म है कि फॉर एग्जांपल सच टाइप ऑफ फूड चेन ऑपरेट्स इन द डिकम्पोजिंग एक्यूमुलेटेड लिटर इन ए टेम्परेट फॉरेस्ट। मतलब जो शीतोष्ण जो वन होते हैं, ठीक है, उनमें ये खाद्य श्रृंखला मुख्य रूप से पाई जाती है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस टर्म वो है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेजिंग एंड डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। ये अंतिम टॉपिक होगा हमारा, लास्ट टर्म जो है इसमें, कि चराई या चारण खाद्य श्रृंखला और मृतजीवी खाद्य श्रृंखला में क्या अंतर है। तो पहला पॉइंट हमेशा आप याद रखोगे ग्रेजिंग फूड चेन में, आपको बता चुका हूं मैं कई बार कि ग्रेजिंग फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विद प्लांट्स, या फर्स्ट स्टेप जो होगा चारण खाद्य श्रृंखला का वो क्या होगा, प्लांट्स होंगे, पेड़ पौधे होंगे, ठीक है। हमेशा पादप से शुरू होगी, और ये पादप कैसे होंगे, ये पादप स्वपोषी होंगे। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रोप्स, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। और सिंपल से डिफरेंस है, ग्रेजिंग फूड चेन हमेशा प्लांट से शुरू होगी विच आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ठीक है, और डेट्रिटस फूड चेन हमेशा कहां से शुरू होगी, डेट्रीवोर्स, मृत जीवों से शुरू होगी, ठीक है। ग्रीन प्लांट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू ऑब्जर्व सोलर एनर्जी। यहां पर सोलर एनर्जी कौन कंज्यूम कर रहा है, ग्रीन प्लांट, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। तो पहला स्टेप हमेशा यहां पर क्या हो गया, हरित पेड़ पौधे,
ठीक है, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, और सेकेंड टर्म इसमें है कि देयर इज बैक्टीरिया फंगी आर फर्स्ट। ठीक है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उन्हीं से रिलेटेड है ये बैक्टीरिया फंगी। ठीक है, वो इसमें फर्स्ट स्टेप होगा। थर्ड टर्म है इसमें कि दे डू नॉट हेल्प इन न्यूट्रिएंट साइकिल, मतलब चारण खाद्य श्रृंखला जो है वो पोषण चक्र में सहायता नहीं करती। ठीक है, पोषण चक्र में आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी कि अब यहां पर एक इस चीज को याद रखोगे बस कि ग्रेजिंग फूड चेन जो पोषण चक्र है उसमें सहायता नहीं करती, और डेट्रिटस फूड चेन जो है उसका पोषण चक्र में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, एक बेसिक चीज को आप याद रख के चलेंगे कि चारण खाद्य श्रृंखला में पोषण चक्र में सहायता नहीं करती चारण खाद्य श्रृंखला, और डेट्रिटस यानी मृत जीवी खाद्य श्रृंखला जो है वो पोषण चक्र में सहायता करती है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है जनरली लार्ज ऑर्गेनिज्म मेंटेन दिस टाइप ऑफ फूड चेन, मतलब जो चारण खाद्य श्रृंखला है उसमें मुख्य रूप से जो जीवधारी होंगे वो कैसे होंगे, लार्ज होंगे, बड़े होंगे, और डेट्रिटस में क्या होंगे, छोटे सूक्ष्म जीवधारी रहेंगे। तो ग्रेजिंग में लार्ज और डेट्रिटस में कैसे, स्मॉल। एक बार इसको दोबारा इसको देख लेते हैं, ब्रीफ कर लेते हैं इसको। डिफरेंस क्या है ग्रेजिंग और डेट्रिटस में? तो फर्स्ट डिफरेंस है कि ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो हमेशा प्लांट से शुरू होगी, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफ बोला जाता है, एंड दे आर प्रोड्यूसर्स आल्सो। डेट्रिटस फूड चेन यानी मृतजीवी खाद्य श्रृंखला हमेशा किससे शुरू होगी, डेट्रीबोर्स, मृतजीवों से शुरू होगी। ग्रेजिंग फूड चेन में ग्रीन प्लांट जो है वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होगा, और डेट्रिटस फूड चेन में, ठीक है, जीवाणु हो गए, कवक वगैरह हो गए, ये सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट होंगे। ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो पोषण चक्र में सहायता नहीं करती। क्यों नहीं करती वो मैं नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें बताऊंगा। और डेट्रिटस फूड चेन का इन्वॉल्वमेंट पोषण चक्र में होता है, ये आप याद रखेंगे। लास्ट एंड वेरी सिंपल, ग्रेजिंग फूड चेन यानी चारण खाद्य श्रृंखला में मुख्य रूप से बड़े जीवधारी होते हैं, और मृतजीवी खाद्य श्रृंखला में छोटे जीवधारी जो हुए हैं वो इस खाद्य श्रृंखला को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपके मन में हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा कि एक कंबाइंड जो सॉल्यूशन है आपके क्वेश्चंस का, ठीक है, उसका मैं आंसर आपको कर पाऊं जल्द से जल्द। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, और मैं आपको अश्योर करता हूं कि नेक्स्ट लेक्चर ज़्यादा डिले नहीं होगा। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से मैं लेक्चर्स को डिले करना पड़ा मुझे। ठीक है, नाउ ऑल थिंग्स आर फाइन, तो मिलते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।